Hello, NEET aspirants. This is Pawan sir Biology. I hope so all of my students are fine. बच्चा आज हम ये टॉपिक में डिटेल में मेंडल भाई साहब के बारे में जानेंगे। मेंडल कौन था? फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब भाई पापा जी है जेनेटिक्स के, तो इनके लिए अलग से सेशन बनाना पड़ेगा बेटा, है ना। इनकी हम समझेंगे बातें कि उनका बॉर्न ईयर कब हुआ था, इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे और इन्हें क्या क्या चीज़ें करी थी। तो आज का जो पूरा सेशन है वो पूरा मेंडल के ऊपर है ना। तो नाम ही क्या था उनका? ग्रेगोर जोहान मेंडल। बेटा बहुत ही नेक्स्ट लेवल का पर्सन था बंदा, है ना। अपने करंट जनरेशन से वो 35 ईयर्स पहले की सोचता था। अब जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ठीक है कि ना वो अपनी जनरेशन से बहुत आगे था बेटा। इसलिए कई बार इसके साथ ट्रेजेडी भी हुई, मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या नाम है? ग्रेगोर जोहान मेंडल। मेंडल सर भाई अपने आप में बहुत ही फिनोमिनल पर्सन था। ही वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बॉर्न ईयर क्या है उनका सब पता होना चाहिए आपको। पापा जी है तो इनके सबके बारे में पता होना चाहिए, है ना। आपको अपने पापा के बारे में चीजें पता रहती है ना। उनके बॉर्न ईयर क्या है क्या नहीं, एनिवर्सरी कब है। तो वैसे आपको जेनेटिक्स के पापा जी के बारे में जानना पड़ेगा। तो बेटा जो मेंडल है उनका क्या है बॉर्न ईयर? 22 जुलाई 1822। 22 जुलाई मतलब जुलाई मंथ है बेटा। जुलाई तो लेजेंड्स का मंथ होता है। मेरा अभी बर्थडे कब आता है? 1 जुलाई को आता है। तो लेजेंड्स आर बॉर्न ऑन 1 जुलाई और डॉक्टर्स डे भी होता है 1 जुलाई को। तो कहीं ना कहीं जो मेरी डेस्टिनी है वो अलाइंड है। या तो मैं डॉक्टर बनने के लिए बना था या मैं डॉक्टर बनाने के लिए बना हूँ। ठीक है, तो आई थिंक सेकंड ऑप्शन अभी चल रहा है कि मैं डॉक्टर्स बनाता हूँ। ठीक है, और बनाए भी है मैंने। और क्या बताएं, इनकी डेथ कब हुई थी बेटा? 6 जनवरी को, एंड दैट टू ऑन 1884। तो बेटा ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई हमारे मेंडल भाई साहब की। और क्या पता हमको बेटा? इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज किया था। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या लिया था बेटा इन्होंने? पाइसम सटाइवम। सर ये क्या है पाइसम सटाइवम? बेटा मटर गार्डन पी की बात हो रही है बेटा। इन्होंने गार्डन पी के ऊपर काम किया। आप सोच सकते हो, गार्डन पी के ऊपर इन्होंने जेनेटिक्स लेवल पे काम किया है ना। जो अपना गार्डन भी है बेटा वो डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। डिप्लॉयड मतलब कितना? इसके अंदर 223 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स इसके अंदर होते हैं, है ना। तो 14 क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, मतलब 14, सॉरी 46 नहीं, 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 14, माय बैड, 46 बोल गया मैं बेटा। 14 कितने होते हैं? 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये कैसे फॉर्म में होते हैं बेटा? पैर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैं बोलना चाहता था कि हमारे में जैसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वैसे इनमें क्या होता है बेटा? गार्डन पी के अंदर 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम भी बोल सकते हो। तो टोटल इनके पास 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्या बता बेटा? इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर। इसी प्लांट के ऊपर इन्होंने क्या किया था? हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन बेटा? हाइब्रिड बनाना, है ना। हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, है ना। इमेस्कुलेशन टेक्निक, बैगिंग टेक्निक, ये सब आप पढ़ते हो, है ना। अभी पढ़ के आए हो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, है ना। वहां पे हमने कैसे हाइब्रिड बनाए थे, वहां पे यहाँ पे भी हमने हर हाइब्रिड बना सकते हैं। तो इन्हें हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट के ऊपर। कितने साल काम किया बेटा इन्होंने? इन्होंने 7 ईयर्स काम किया। 7 थाला फॉर रीजन। ठीक है, तो 7 साल इन्होंने काम किया था। कब से बेटा? 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने काम किया था। 7 साल तक बेटा इस पी प्लांट के ऊपर। ठीक है, अब बेटा रीजन क्या क्या थे कि जो मेंडल है वो सक्सेस क्यों हुआ? जो मेंडल भाई साहब है वो सक्सेस क्यों है? क्यों सक्सेसफुल हुआ बेटा? क्योंकि उन्होंने स्टैटिस्टिक्स यूज किया था और मैथमेटिकल लॉजिक यूज किया था फॉर एनालिसिस। कभी सोचा है कि बायोलॉजी में हम मैथ्स भी यूज कर सकते हैं? भैया मैथ्स का नाम सुनते ही ना हमारे तो हालत खराब हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं। बेटा बायोलॉजी वाला पर्सन होकर उन्होंने क्या किया? पूरा मैथमेटिक्स लॉजिक यूज किया और स्टैटिस्टिक्स यूज करी। बायोलॉजी में पहली बार उस साल में किसी ने यह काम किया था कि बायो के साथ उसने मैथ्स कंबाइन किया था, जो कि उनके लिए ही प्रॉब्लम बन गई थी। अभी आगे बताऊंगा मैं। और क्या पता बेटा? इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए इन सब के रिकॉर्ड रखे थे। दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, है ना।
आपका अगर टेस्ट होता है तो आप उस टेस्ट पेपर के जो भी मार्क्स आते हैं वो टेस्ट पेपर को आप अपने फाइल में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा इतने सारे टेस्ट होने के बाद अपने आप को एनालाइज कर सको कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। नहीं करते हो आप ऐसा, है ना? फर्स्ट टेस्ट पेपर हुआ, उसको प्लेन बना के फेंक दिया। ठीक है बेटा, आपके टेस्ट के रिकॉर्ड्स रखा करो ताकि आप अपने आप को ट्रैक कर सको, क्योंकि इसने भी यही किया, ही केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। ये इसके लिए सक्सेस बन गई चीज। और क्या बताया बेटा, इन्होंने लार्ज सैंपल साइज चूज किए। बेटा इन्होंने बहुत सारे सैंपल्स लिए थे पी प्लांट के, उन्होंने बहुत सारे सैंपल्स लिए। अगर आप बहुत ज्यादा सैंपल्स लेते हो तो बेटा आपके एरर्स के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। जब आप बहुत ज्यादा सैंपल की साइज बढ़ा देते हो तो क्या होता है, जब सैंपल साइज बढ़ती है बेटा तो आपके जो एरर्स की साइज होती है, एरर्स की जो आपके प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होते हैं, वो कम हो जाती है। तो आपके एरर्स कम हो जाते हैं अगर सैंपल की साइज लार्ज हो। अब फॉर एग्जाम्पल समझाऊं कि आपके फिलहाल क्लास में अभी 2 लोग बैठे हैं, मैं उनको पूछूं कि तुम्हें फिजिक्स पसंद है या केमिस्ट्री, तो 50% बोलेगा फिजिक्स और 50% बोलेगा केमिस्ट्री। मैं जज नहीं कर पाया ठीक से। ठीक है, अगर पूरी क्लास भरी हो और मैं तब पूछूं क्वेश्चन, है ना, तब मुझे एग्जैक्ट डेटा पता चलेगा कि एग्जैक्टली फिजिक्स में किसको इंटरेस्ट है और केमिस्ट्री में किसको है। हो सकता है मैक्सिमम केमिस्ट्री की तरफ जाए 60-70% और 20-30 हो सकता है आपके फिजिक्स के लिए आए। ठीक है, तो ये ऐसे जब सैंपल साइज बढ़ती है तो बेटा आपको आइडिया आता है कि एक्चुअली चीज़ें सही हो रही है, सही में हो भी रही है कि नहीं हो रही है ना। तो आपको आइडिया लगता है बेटा चीज़ों के बारे में। तो इस पर सैंपल साइज लार्ज हो जाती है। अगर उसको लार्ज सैंपल साइज लिया था इसलिए बेटा इसका ये रीजन बन गया सक्सेस का। और क्या बेटा फॉर्मुलेटेड थियरीज, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया। इन्होंने जो जो थियरीज बनाई थी, दी थी, हवा में नहीं दी थी, उन्होंने उनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिए थे कि हाँ अगर प्रॉपरली हर एक जनरेशन में चेंज आ रहा है तो हो सकता है उनके अंदर एक डिस्क्रीट यूनिट हो, उनके अंदर फैक्टर्स हो। फैक्टर्स बेटा इन्होंने जीन्स को फैक्टर्स बोला था कि जीन्स पॉसिबिलिटी है कि हर जनरेशन में आगे जा रहा है, इसलिए ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उन्होंने बेटा एक्सप्लेनेशन भी किया था अपनी थियरीज का। और बताऊं तो लास्ट क्या है, उन्होंने बेटा अपने एक्सप्लेनेशन को टेस्ट भी किया था। थियरीज दी, उनके एक्सप्लेनेशन दिए, फिर उन थियरीज को लिए आपने टेस्ट भी रखा था। बहुत सारे टेस्ट करे उन्होंने पी प्लांट के ऊपर, बहुत सारे उन्होंने टेस्ट किए। तो उनकी थियरीज के साथ एक्सप्लेनेशन भी और टेस्ट भी सब अलाइंड थे बेटा, इसलिए उनके आइडिया को ठुकराया नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई द आइडियाज ऑफ मेंडल्स वर नॉट अनसब्सटेंशियल। अनसब्सटेंशियल मतलब क्या, कि ऐसा कुछ नहीं था कि उनके पास फाउंडेशन नहीं था, बेसिक नहीं था, है ना। उन्होंने अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाई थी। उनके आइडिया को ठुकराया जा नहीं सकता, इनके आइडिया को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा बेटा, वो होता है अनसब्सटेंशियल, है ना। क्या हवा में बातें नहीं कही थी उन्होंने, उन्होंने एकदम प्रॉपरली हर चीज का एक्सप्लेनेशन देके रखा हुआ था। तो बेटा इनका जो पब्लिश्ड वर्क हुआ था, है ना, इनका जो वर्क पब्लिश हुआ था किस नाम पे, ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के नाम पे 1865 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, बट बेटा क्या हुआ था 1900 तक इनका काम अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। 1865 तक उन्होंने पब्लिश किया था और 1900 तक इनका काम क्या रहा, अनरिकॉग्नाइज्ड। मतलब 35 साल तक किसी ने देखा तक नहीं कि ये बंदा कितना एडवांस लेवल कर रहा है जेनेटिक्स में। तब जेनेटिक्स पता ही नहीं था क्या होता है। ठीक है, तो बेटा बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम कर रहा था बेटा। ठीक है ना, ये प्रॉपर इनके बारे में नॉलेज थी उनको। ठीक है, बट 1900 तक इनका काम अनरिकॉग्नाइज्ड था बेटा। इन्होंने पेपर लिखा, इन्होंने पेपर का टाइटल क्या रखा था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या टाइटल था, ये बहुत बार AIPMT में क्वेश्चन भी आया हुआ है। टाइटल क्या था बेटा इनका, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो यही बेटा पब्लिश हुआ था इनका, इसके नाम, इस टाइटल के नाम से पेपर उनका पब्लिश हुआ था। ठीक है, बट अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। अभी बताऊंगा रीजंस कि क्यों अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, इनके रीजंस थे कुछ बेटा। ओके, तो मेंडल का जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। कब तक, 1900 तक। 1865 में पब्लिश किया और 1900 तक किसने देखा भी नहीं। 35 साल तक इनका काम अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। क्यों, क्योंकि बेटा फर्स्ट जो सबसे बड़ी चीज थी बेटा, हम बात कर रहे हैं 1900 में, है ना, तब बेटा कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी एट ऑल। वहां पर बेटा आपके पास इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये नहीं था कि इंस्टाग्राम पे आप मेंडल भाई क्या कर रहे हैं, स्टोरी डालने वाले कि अच्छा ओके मेरे पास मोनो हाइब्रिड का रिजल्ट आ गया, ठीक है डाल देता हूँ,
1:2:1 डाल देता हूँ, स्टोरी डालता हूँ, ऐसा नहीं था ना बेटा। तब कम्युनिकेशन बहुत ही टफ थी। आज क्या है, आज मुझे अगर मेरा दोस्त लंदन में बैठा है, मैं 2 मिनट लगाए उसको फोटोज भेज दिया, वीडियोस भेज दिया, कॉल कर दिया। तब बेटा कम्युनिकेशन इतनी ईजी नहीं थी। तो ये ड्रॉबैक था किसका, कि वो क्यों अनरिकग्नाइज्ड रहा। ठीक है, आगे मैंने और भी ड्रॉबैक्स लिखे। और क्या ड्रॉबैक था बेटा, मेंडल भाई ने बोला था दैट इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर के बारे में बात करी। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर आप प्लीज कहीं पे लिख लेना कि मेंडल भाई साहब ने जीन को फैक्टर बोला था। तब जीन वर्ड नहीं पता था किसी को, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात करी। इन्होंने बताया कि जो फैक्टर्स है, मतलब जो जीन है, वो एक स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट है। स्टेबल एंड डिस्क्रीट मतलब कि वो स्टेबल है, और डिस्क्रीट मतलब क्या, आगे फर्दरमोर ट्रांसफॉर्म हो सकती है, आगे जा सकती है जनरेशन में। स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट है दैट कंट्रोल द ट्रेट एक्सप्रेशन। सही बात बोली थी बेटा, जीन ही तो है हमारे अंदर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, है ना। जेनेटिक हेरिडिटी के बारे में बात करी थी मैंने, है ना। तो ये क्या है, ये जीन्स ही है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है और ट्रेट एक्सप्रेशन करवाती है। मैं जैसे आज दिख रहा हूँ, मेरे जैसे बाल ब्लैक है, मेरी आईज ब्लैक है, मेरा स्किन का कलर ब्राउन है, तो ये सब मुझे अपने मॉम डैड के जीन से मिला हुआ है। तो सही बात है इनकी, दैट स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट है हमारा फैक्टर, है ना। दो ट्रेट एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। ट्रेट समझ गए बेटा, बताया था मैंने आपको, है ना, कि कैरेक्टर है वो फीचर है, और ट्रेट क्या है तो वो कैसा है ना। तो मेरा स्किन कलर है वो कैसा है, ब्राउन है, तो ब्राउन मुंड है ना। तो ये क्यों हुआ बेटा, क्योंकि ट्रेट एक्सप्रेशन होता है, जीन ट्रेट एक्सप्रेशन करवाता है। और क्या बोला बेटा इन्होंने, कि पेयर ऑफ फैक्टर्स डू नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर। अब ये क्या है कि जो पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, दो जीन्स की बात किया, दो एलील्स की बात किया, कि वो आपस में ब्लेंड नहीं होते। तो उनके जो कंटेम्पररीज थे उन्होंने बोला तो ऐसा क्यों होता है कि हम अपने मॉम और डैड के मिक्स ब्रीड है, मतलब जीन्स हमारा ब्लेंड हुआ होगा, तभी तो हम आज अलग दिखते हैं मॉम डैड से। तो वेरिएशन क्यों होता है फिर, अगर ब्लेंड नहीं होता तो फिर वेरिएशन क्यों होता है बेटा। ठीक है, तो ये सब बातें जो भी इसने बताई थी, उनके कंटेम्पररी से एक्सेप्ट नहीं हुई है बातें, उनको हजम नहीं आई। व्हाट आर कंटेम्पररीज बेटा, कंटेम्पररीज का मतलब होता है कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, तो दूसरा टीचर होगा बायो का, है ना। हालांकि हमारा हेल्दी कॉम्पिटिशन ही है, बट तो भी वो क्या हुआ, एक मेरा कॉन्टेम्पररी है ना, जो मेरे साथ कॉम्पीट करता है। वैसे आपके दोस्त तो है ही, बट साथ में कंटेम्पररीज भी है जो आपके फील्ड में है और आपसे कम्पीट करते हैं। ठीक, तो ये होता है कंटेम्पररीज। तो इनके कंटेम्पररीज को बेटा ये बातें हजम नहीं आई कि नहीं भाई ऐसे कैसे बोल दिया आपने कि फैक्टर जो है एक जगह से आगे जाता है ना, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन जाता है। चलो मेरे को प्रूफ बताओ। कोई प्रूफ नहीं था इनके पास बेटा, इन्होंने बस बोला कि होता है ऐसा, पर प्रूफ नहीं था इनके पास प्रॉपरली, ये फिजिकल प्रूफ नहीं था इनके पास। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक बेटा जो भी आगे बताया था मैंने, ये इसका सक्सेस का रीजन भी था और ये इसके अनरिकग्नाइज रहने का रीजन भी था। इन्होंने बेटा मैथमेटिकल अप्रोच यूज किया था टू टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिनन। इन्होंने मैथ्स डाल दिया, है ना, उन्होंने बोला देखो दो भाई इतनी सारी मैथ्स की, बहुत सारी मैथ्स की चीजें डाल दी अंदर, और फिर बोला लो भाई पढ़ो। अब भाई वो साइंटिस्ट थे बेटा, वो सब तो ऑब्वियसली बात है, बायोलॉजी पढ़ा हुआ है इन्होंने, मैथ्स को छुआ भी नहीं है, तो उन्होंने बोला भाई तुम हमको मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो, हम तो मैथ्स से बचने के लिए बायोलॉजी लेके आए थे, आप हमें फिर से मैथ्स पढ़ा रहे हो। रिजेक्टेड, हम नहीं मानते, हम मानते ही नहीं है कि मैथ्स और बायो साथ में कंबाइन हो सकता है। ठीक है, उन्होंने बिलीव ही नहीं किया था कि भाई मैथ्स भी कंबाइन हो सकता है बायो के साथ। तो बेटा ये एक रीजन था, तो एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने ये अप्रोच कि नहीं बायोलॉजी बायोलॉजी होता है, मैथ्स मैथ्स होता है, हम मैथ्स वाली चीजें नहीं करते बायोलॉजी में, है ना। तो ये चीजें थी। फिर और क्या बताया था बेटा, मेंडल ने जो बताया था कि फैक्टर्स होते हैं ना, जिसको जीन बोलते हो आप आज, वो एक डिस्क्रीट यूनिट है ना। बट इनके पास इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि भाई जनरेशन में आगे जाती है ना, एक्सप्रेस करती है और ब्लेंडिंग नहीं होती, आप कैसे बोल रहे हो, फिजिकल प्रूफ दो। तो बेटा इसके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। अब ऑब्वियसली बात है, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, कहाँ आप सेल के न्यूक्लियस के डीएनए में जाके अंदर देखोगे क्रोमोसोम्स, कहाँ जीन देखोगे आप, तो फिजिकल प्रूफ कहाँ से लाएगा बेटा, इसके पास इतने इंस्ट्रूमेंट थे ही नहीं। तो ये सब क्या थे बेटा, रीजंस ऑफ मेंडल टू बी अनरिकॉग्नाइज्ड अंटिल 1900। ओके, फिर क्या हुआ बेटा, फिर कुछ अच्छी चीज हुई लाइफ में।
है ना। पर जब भी आप मेहनत करते हो ना तो टेंशन मत लो, आज या कल तो आपको उसका फल मिलेगा, है ना। व्हेन यू डू डेडिकेशन, व्हेन यू डू हार्ड वर्क विद प्रॉपर डेडिकेशन, तो आपको हमेशा उसके एफर्ट्स मिलते हैं। बेटा मेंडल को भी एफर्ट्स मिले, मेंडल को भी उसका नाम दिया गया, उनको टाइटल दिए गए, ठीक है। मेंडल के बारे में जानकारी ली गई। बेटा क्या हुआ, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क हुआ, मेंडल्स वर्क की फिर से डिस्कवरी की गई। 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने बेटा मेंडल काम को समझा, उन्हें समझा कि भाई मेंडल कितना बड़ा इंसान था यार, उसने क्या क्या बातें बोल गए जो लोग समझ नहीं पाए। वो 3 साइंटिस्ट कौन थे बेटा, वॉन शर्माक, टी साइलेंट है बेटा, वॉन शर्माक, ह्यूगो ड्यूबरिस एंड कार्ल कॉरेंस। ये 3 साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने मेंडल के वर्क को फिर से रिपब्लिश किया। ओके, कब हुआ, 1901 में मेंडल्स का वर्क वापस रिपब्लिश किया। कौन सी जर्नल में, बेटा जर्नल का नाम है फ्लोरा। जर्नल क्या होता है बेटा, आपकी वो जो बायोलॉजी प्रैक्टिकल में जर्नल होती है वो जर्नल नहीं, ठीक है। बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पर जर्नल आती है जहाँ पे बेटा आप अपने रिसर्च पेपर को देते हो और कोई भी एरर ना हो और सब कुछ प्रॉपर हो तो वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। तो बहुत बड़ी जर्नल्स होती है, वहाँ पे आपके रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। तो बेटा फ्लोरा नाम की जर्नल थी जहाँ पे इनका पेपर पब्लिश किया गया, मेंडल का वापस पेपर रिपब्लिश किया गया। प्रॉपर उनको रिस्पेक्ट के साथ हर चीज़ जो लोगों ने ठुकराई थी वो वापस उनको एक्सेप्ट करनी पड़ी। बायोलॉजी में मैथ्स आता है तो अभी भी जो ने सोचा था कि हम बायोलॉजी ले लेते, नहीं बेटा अभी जेनेटिक्स स्टार्ट होने दो, मैं आपको मैथमेटिक्स भी कराऊंगा, ठीक है। तो मैथ्स आता है, ठीक है। तो बेटा कब, 16 साल के बाद उनकी डेथ के बाद, उनकी डेथ हो गई थी 1884 में और 1900 में इनका रिपब्लिश हुआ काम। मतलब 16 साल के बाद उनकी डेथ के आफ्टर 16 इयर्स उनको टाइटल मिला फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये थी ट्रेजेडी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि उनके जीते जी उनको टाइटल नहीं मिला था, है ना। कितनी खराब बात है कि उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते और ये सुनने के लिए वो है ही नहीं, वो मर चुके थे। तो उनके वो भी 16 साल के बाद उनकी डेथ के आफ्टर 16 इयर्स उनको टाइटल मिला गया। अब क्या फायदा, है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, जब वो खत्म ही हो गया इंसान तब उसके बाद में क्या ही मतलब टाइटल देने का। बट कोई बात नहीं, हम उनको आज भी याद रखते हैं, इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे उनके वजह से ही हमें पता चला कि जीन्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं हमें काम आए। तो ऐसा कुछ नहीं कि वेस्ट गया, उनको टाइटल मिल गया बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये बेटा ट्रेजेडी थी, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी। अब बेटा एक और बात करते हैं, दैट मेंडल ने क्यों पाइसम सटाइवम लिया, मेंडल ने क्यों गार्डन पी लिया था, क्या रीजन था मेंडल का, लेट्स सी। सबसे पहला रीजन था बेटा कि उसको, आप खुद सोचो, आप उस चीज पे काम करोगे जिसकी लाइफ स्पेन छोटी है या उस पे काम करोगे जिसकी लाइफ स्पेन बड़ी है। अब भाई जिसकी लाइफ स्पेन बड़ी हो तो आपको बेटा, फॉर एग्जाम्पल किसी का लाइफ स्पेन 1 साल का है तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा कि भाई इसके ऊपर काम करता हूँ, ये मरेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन में इसकी स्टडी करूंगा, समझ रहे हो। तो आपको लाइफ स्पेन छोटे वाले ऑर्गेनिज्म लेने के, ताकि आप ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट कर सको। तो बेटा फर्स्ट क्या है, उसने क्यों चूज किया पी प्लांट को, बिकॉज शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है और एक ही सीजन में, है ना, उनका एक ही सीजन होता है, कितना 3 to 4 मंथ्स का उनकी लाइफ स्पेन होती है। मतलब 3-4 महीने के बाद वो नेक्स्ट जनरेशन को बना के जाएंगे, है ना। फिर 3-4 मंथ्स के बाद फिर मरेंगे, फिर आगे बढ़ाते रहेंगे जनरेशन। तो 1 साल के अंदर बेटा इनके कितने सारे सैंपल कलेक्ट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो 3-4 मंथ्स ही है ना लाइफ स्पेन। और क्या बताएं, आप उसको इजीली लैब में ग्रो भी कर सकते हो, इट इज इजी टू ग्रो इन लैब। बेटा देखो जो अपना मेंडल था वो बहुत ही रिलीजियस पर्सन था, ठीक है। वो कैथोलिक चर्च में एज अ प्रिस्ट था। प्रिस्ट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पादरी बोलते हैं, है ना। प्रिस्ट था चर्च के अंदर, तो चर्च के पीछे बेटा गार्डन था, वहां पे वो पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। देख रहे हो, कोई इतना बड़ा उसके पास लैब नहीं थी मल्टीनेशनल कंपनी वाली, है ना, जो उनको बड़ी बड़ी लैब दी गई, नहीं, उन्होंने चर्च के पीछे गार्डन में काम किया। उनकी एक छोटी सी लैब भी थी, बहुत ही छोटी, जहाँ पे उन्होंने डिटेल में स्टडी की थी, हर चीज़ के रिकॉर्ड रखे थे, सैंपल्स रखे थे। तो बेटा जिस इंसान को करना होता है वो कर लेता है ना। वो ऐसे एक्सक्यूज नहीं लेता कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो मॉड्यूल नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है। नहीं बेटा, कंप्लेंट करने वाले कंप्लेंट करते रहते हैं और काम करने वाले काम करके निकल जाते हैं,
निकल गए थे हमारे मेंडल भाई काम करके, बाद में उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का रिवॉर्ड मिला गया था। तो बेटा ये सब कंप्लेंट्स करने वाला काम छोड़ दो, है ना, काम करने वाले हमेशा काम कर ही लेते हैं। और क्या पता बेटा, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं बेटा, है ना, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स भी बनाते हैं एक ही टाइम पे, बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली प्लांट है, सीड्स देंगे, बहुत सारे सीड्स देंगे, तो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स क्या होता है बेटा, प्रोजेनी, है ना, मतलब उनके आने वाली जनरेशन। और क्या पता है बेटा, प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड चूज किया बेटा उन्होंने, पी प्लांट इसलिए चूज किया बिकॉज इनमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड था। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या होता है बेटा, आप कॉन्ट्रास्टिंग कलर के कपड़े पहनते हो, है ना, ऊपर डार्क नीचे लाइट, फिर डार्क शूज, तो कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या, अलग, डिफरेंट। अब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड मतलब क्या, कि हाइट है, अब हाइट टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है। अब उसी प्लांट का फ्लावर का कलर है, वो वायलेट भी हो सकता है, वो वाइट भी हो सकता है, ठीक है। उसी में आपका पॉड है, पॉड मतलब क्या होता है, जो मटर के ऊपर छिलका होता है, वो इन्फ्लेटेड भी हो सकता है उसका शेप, और कंस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। पॉड का जो जो सबका जो सीड का कलर है वो कैसा हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। तो बेटा ये सब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के ट्रेड्स चूज किए ताकि वो और अच्छे से स्टडी कर पाए, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। और क्या पता है, सेल्फ पॉलिनेशन करने की क्षमता रखते हैं। हमें पता है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, तो उन्होंने क्या किया बेटा, सेल्फ पॉलिनेट करवाया बैक टू बैक सब जनरेशन को, है ना। और बर्ड पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा, ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन बनती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है बेटा, ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन्स बनती है। ये क्या होता है सर, फर्स्ट टाइम सुन रहे सर, ट्रू ब्रीडिंग, प्योर लाइन्स, ये सब क्या होता है, जब बेटा आप एक ही कैरेक्टर को, फॉर एग्जाम्पल टॉल है, ट्रेट को आप बैक टू बैक उसको क्या कर रहे हो, आप उसको ब्रीड करवा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल टॉल प्लांट है, फादर का मदर का, ब्रीड किया तो टॉल क्या बना, टॉल फादर टॉल मदर, तो ऑस्प्रिंग क्या बनेगा, टॉल। फिर ऑस्प्रिंग फर्दर और आगे हमने उसको टॉल के साथ ब्रीड करवाया। तो जितनी बार आप बैक टू बैक टॉल के साथ ब्रीड कराते जाओगे बेटा, आप एक प्योर लाइन तक पहुंच जाओगे, उसे बेटा प्योर लाइन कहते हैं। अभी आगे और डिटेल में समझाऊंगा बेटा। और इसने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकता था, उन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी किया, उन्हें जो चॉइस चाहिए थी वो उनको मिल भी रही थी। क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाने की क्षमता रखते हैं, तो इसलिए ये सेल्फ पॉलिनेट भी कर सकते हैं पी प्लांट, और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। तो ये इनके रीजन थे कि वाई दे चूज पाइसम सटाइवा, ठीक है। अब बताया मैंने व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, एनी इंडिविजुअल जो कि एक होमोजाइगस के फॉर्म में, है ना, होमोजाइगस है फॉर अ ट्रेट। अब होमोजाइगस क्या होता है बेटा, समझाया था मैंने अभी पिछले क्लास में। होमोजाइगस मतलब बेटा सेम सेम अलील्स हो, है ना। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी सेम अलील है, स्मॉल टी सेम अलील है ना। तो कैपिटल टी मतलब क्या, होमोजाइगस डोमिनेंट। तो अभी भाई समझा मैंने, होमोजाइगस आपने पेरेंट ले लिया मेल और फीमेल ले ली, आपस में ब्रीड कराया तो बन गया कैपिटल टी। अब फिर से आपको जितने भी टॉल थे ये बैक टू बैक आपने क्या करवाते रहे, उनकी ऑफस्प्रिंग जितनी बनती रही आपने फिर से उनको टॉल के साथ ब्रीड करवाया। तो जब आप एक ही होमोजाइगस फॉर्म में बैक टू बैक सारी जनरेशन में आप क्या कराते रहोगे, फर्टिलाइज करवाते रहोगे, आप ट्रू ब्रीडिंग पे पहुंच जाओगे, उसे बोलते बेटा प्योर लाइन्स, ठीक है। वैसे ही होमोजाइगस रेसेसिव बेटा, ड्वार्फ वाले प्लांट है तो मेल ड्वार्फ लो, फीमेल वाला ड्वार्फ प्लांट लो, तो बच्चा क्या बनेगा, ड्वार्फ। वही बच्चे का वापस ड्वार्फ वाला प्लांट लो और फिर वापस ब्रीड करवाते रहो, तो वापस जनरेशन बनेगी, उसके बाद फिर ड्वार्फ वाला करवाओ, तो पूरे जनरेशन में एक प्योर लाइन बनती है बेटा, है ना। तो उसे बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग या फिर प्योर लाइन्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स लिए, अगेन 7 थाला फॉर रीजन, उन्होंने काम भी 7 साल किया था और कैरेक्टर भी उन्होंने 7 ही लिया है। तो आई थिंक 7 इज अ लकी नंबर उनके लिए, है ना। शायद माही भाई के फैन थे उस टाइम, तो माही भाई थे भी नहीं, ठीक है। तो ये 7 कैरेक्टर्स लिए थे बेटा, और हर कैरेक्टर के बेटा 2 ट्रेड थे हर कैरेक्टर के। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने प्लांट का, ये प्लांट लिया, उन्होंने एक कैरेक्टर लिया हाइट, तो हाइट कैसे हो सकती है, टॉल और ड्वार्फ, समझो ना। तो हर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेड, तो 7 कैरेक्टर है, तो टोटल ट्रेड कितनी हुई, 7 2 14 ट्रेड्स। तो बेटा उन्होंने 14 ट्रेड्स लिया, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन्स बनाई, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन वेराइटीज। अभी बताऊंगा वो कौन से 7 कैरेक्टर्स थे।
चलो करते हैं। क्या कैरेक्टर्स थे इनके पास? सीड कलर, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, प्लांट हाइट। सर क्या बोल गए? आपको देखो बहुत इजी ट्रिक सिखाता हूँ ये सारे कैरेक्टर्स याद रखने की। सबसे पहले आपको प्लांट की हाइट इमेजिन करनी है, ठीक है? आपने प्लांट की हाइट इमेजिन की, ठीक है सर, प्लांट की हाइट है, टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है, ठीक है? तो बेटा दो ट्रेट हो सकती है, एक डोमिनेंट ट्रेट होगी और एक कैसी होगी? रेसेसिव ट्रेट। एक होती है डोमिनेंट ट्रेट, बताया जो डोमिनेंट होती है, और रेसिव मतलब जो रेसिव होती है, ठीक है? तो प्लांट की हाइट है तो इसके पास क्या होगी बेटा? टॉल प्लांट भी होंगे और ड्वार्फ वाले भी होंगे, शॉर्ट वाले भी होंगे, ठीक है? फिर हाइट के ऊपर आपको क्या दिखती है? प्लांट हाइट के बाद आपको दिखते हैं फ्लावर्स, है ना? आपकी प्लांट की हाइट देखी, फिर उसके बाद में आपको फ्लावर्स दिखते हैं। अब वो फ्लावर की आपको पोजीशन देखनी है। अगर फ्लावर ऐसे यहाँ पे है ना, ऊपर टिप पे बनता है, यहाँ पे इस तरह है ना, यहाँ पे तो उसको बोलते हैं एक्सियल फ्लावर। एक्सियल मतलब टिप पे बनना। फिर क्या होता है मतलब टर्मिनल फ्लावर, मतलब जो टर्मिनल एंड्स पे बनता है, यहाँ पे है ना, साइड पे बनता है, उसको बोलते हैं आप टर्मिनल फ्लावर। सिंपल। फिर फ्लावर का कलर आता है बेटा। फ्लावर कलर मतलब क्या? वायलेट कलर डोमिनेंट और वाइट कलर रेसिव। फिर वही पॉड शेप, पॉड में बेटा इन्फ्लेटेड, आपने खाया है मटर के ऊपर जो होता है छिलका, है ना, मटर जो मटर होता है बेटा उसके ऊपर जो वो छिलका होता है तो छोलते हो आप, है ना, जो जिसको आप छोलने के बाद खाते हो, है ना, तो ऊपर जो छिलका है वो कैसा है? इन्फ्लेटेड है, मतलब फूला हुआ है, वो डोमिनेंट है। और कंस्ट्रिक्टेड है, मतलब सा मुरझाया हुआ, है ना, वो कैसा हो गया? कंस्ट्रिक्टेड। तो ये रेसेसिव है। तो सारे डोमिनेंट ट्रेट है, रेसिव ट्रेट है। फिर पॉड का कलर क्या होता है बेटा? ग्रीन। आपने खाया ये बेटा, है ना, देखा भी है। मटर जब मम्मी छिलती है तो जो मटर है ऊपर जो कवरिंग होती है वो कैसी होती है? ग्रीन होती है। हाँ ग्रीन होती है सर। और येलो कैसी है? रेसिसिव। वैसे ही सीड का शेप कैसा है? राउंड होता है, डोमिनेंट, और रिंकल्ड हुआ तो रेसिसिव। वैसे ही बेटा सीड का कलर कैसा होता है? येलो, डोमिनेंट है। और रेसेसिव कैसा है? ग्रीन कैसा है? रेसेसिव है। तो आपको याद रखना है जो पॉड का जो शेप है वो इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है और इसके अंदर येलो कलर के सीड्स होते हैं। अब आप बोलोगे सर हम तो मटर के अंदर जो सीड होते हैं वो तो ग्रीन कलर के होते हैं ना, तो एक्चुअली ग्रीन होना चाहिए डोमिनेटिंग। सर येलो क्यों है? बेटा येलो डोमिनेटिंग इसीलिए है क्योंकि एक्चुअली आपको रेसेसिव वाले ही दिए जाते हैं, है ना। आपको एक डोमिनेटिंग ग्रीन वाला पॉड का कलर और ग्रीन वाला एक रेसिव सीड दी जाती है, तो आपको बेटा रेसिव के ही सीड्स दी जाती है, ठीक है, क्योंकि आपने वही देखे हुए हैं। ओके, तो ये हमने स्टडी किया 7 कैरेक्टर्स। कैसे याद रखना है? सबसे पहले बेटा आपको प्लांट की हाइट इमेजिन करनी है, और या तो टॉल होगा डोमिनेंट या तो ड्वार्फ होगा रेसेसिव। फिर बाद में आपने देखा फ्लावर का पोजीशन। फ्लावर का पोजीशन मतलब अगर एक्सियल मतलब क्या, तो एकदम टॉप पे हुआ तब एक्सियल, और टर्मिनल मतलब टर्मिनल एंड्स पे हुआ तो टर्मिनल रेसेसिव है, ठीक है, डोमिनेंट, एक्सियल और टर्मिनल रेसेसिव। उसके बाद क्या देखा? आपने फ्लावर कलर देखा, वायलेट एंड वाइट, वायलेट डोमिनेंट, वाइट रेसेसिव। फिर क्या देखा आपने बेटा? पॉड का शेप। फ्लावर के अंदर क्या होता है? फ्रूट ही होता है, फ्रूट मतलब पॉड समझ लो, है ना। तो पॉड का शेप पे देखोगे आप लोग, सबसे पहले पॉड का शेप देखते हो, तो इन्फ्लेटेड डोमिनेंट, कंस्ट्रिक्टेड रेसेसिव। फिर अंदर क्या होता है बेटा? फिर पॉड का कलर होता है, पॉड का शेप, उसके बाद में क्या होता है? पॉड का कलर, पहले शेप देखा फिर कलर देखा, फिर कलर क्या है बेटा? ग्रीन और येलो। फिर सीड देखिए अंदर क्या होते हैं? सीड, तो सीड का शेप भी होगा, तो सीड का शेप क्या है बेटा? आपका राउंड, डोमिनेंट और रिंकल्ड रेसेसिव। और फिर क्या देखा बेटा आपने? सीड का कलर येलो, डोमिनेंट और ग्रीन रेसेसिव। तो बेटा 7 कैरेक्टर्स आपको ऐसे कैसे याद होने चाहिए, विच डोमिनेंट कौन सा है और विच रेसेसिव कौन सा है। अब सबके लिए देखो बेटा अल्फाबेट भी यूज करते हैं, है ना। कैपिटल वाई फॉर येलो और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। सर आपने ये क्या लिखा? येलो के लिए कैपिटल वाई और फिर ग्रीन के लिए तो जी नहीं आएगा? नहीं बेटा, ये बेटा हमारे मेंडल भाई साहब ने ऐसा ही लिखा था कि हमेशा डोमिनेंट का अल्फाबेट यूज होता है और डोमिनेंट का अल्फाबेट ही यूज होगा किसके लिए? आपके रेसिव के लिए, लेकिन स्मॉल लेटर में होगा, है ना। डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर सेम ही रहेगा, ये वाई, बस खाली कैपिटल वाई हुआ तो डोमिनेंट और स्मॉल वाई हुआ तो रेसेसिव। वैसे देखो बेटा राउंड, तो डोमिनेंट क्या है बेटा? राउंड है, तो इसका ही अल्फाबेट यूज होगा, कैपिटल आर राउंड और रेसेसिव के लिए स्मॉल आर। वैसे ही पॉड कलर कैपिटल जी ग्रीन, स्मॉल जी येलो। पॉड शेप कैपिटल आई इन्फ्लेटेड, स्मॉल आई कंस्ट्रिक्टेड। फ्लावर कलर कैपिटल वी वायलेट, स्मॉल वी वाइट। फ्लावर पोर्शन कैपिटल ए एक्सियल, स्मॉल ए टर्मिनल। और कैपिटल टी प्लांट की हाइट, कैपिटल टी ये आईएमपी है ना, टॉल डोमिनेंट और स्मॉल टी ड्वार्फ रेसेसिव।
तो बेटा ऐसे उसमें चूज किए थे। और आपको सिखाऊंगा इसकी बातें, ये टेबल बहुत ही आईएमपी है तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ उसको। अब देखो ध्यान से, मैंने अभी बताया आपको बेटा जो आपके पी प्लांट होते हैं वो 7 कैरेक्टर्स होते हैं इनके पास, ठीक है। एज वेल इनके पास 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम भी होते हैं। फिर से 7 7 7 7 आ रहा है थाला फॉर रीजन, है ना। 7 साल काम किया मेंडल ने, फिर बात रख के इनके पास 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी होते हैं और 7 कैरेक्टर्स भी लिए थे, है ना। और क्रोमोसोम भी कहते हैं इनके पास क्रोमोसोम भी थे 7 पेयर्स, है ना। तो 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम लिए, अब 7 है तो इनमें से 7 क्रोमोसोम में से कौन से क्रोमोसोम थे जो बेटा इन सब को एक्सप्रेस कर रहे थे, है ना। कौन से क्रोमोसोम का नंबर था जो इन सब कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है। तो बेटा क्रोमोसोम 1 7 5 7 7 5 4 1 4 4, ये आपको नंबर याद रखना है। अब समझाऊंगा कैसे आपको। देखो बेटा सीड का कलर जो होता है ना वो क्रोमोसोम नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल होता है सीड कलर के लिए, तो क्रोमोसोम नंबर 7 रिस्पॉन्सिबल होता है सीड शेप के लिए। फिर पॉड कलर के लिए क्रोमोसोम नंबर 5, फिर पॉड शेप के लिए क्रोमोसोम नंबर 4, फिर फ्लावर कलर के लिए क्रोमोसोम नंबर 1, फ्लावर पोजीशन के लिए क्रोमोसोम नंबर 4 और प्लांट हाइट के लिए क्रोमोसोम नंबर 4। बेटा इसलिए मैंने आपको ना ट्रिक्स याद करवाया था कि आप प्लांट की हाइट इमेजिन करो और फिर करते 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 एकदम सीड के कलर तक पहुंच जाओ। तो बेटा आपको यही ट्रिक से याद रखना है, इसलिए मैंने आपको ट्रिक बनाई थी यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे बेटा कि कौन सा क्रोमोसोम नंबर रिस्पॉन्सिबल है ये कैरेक्टर के लिए, क्योंकि AIPMT में क्वेश्चन आया बेटा तो 2026 का पेपर भी टफ होगा, ठीक है। तो कैसे याद होगा बेटा आपको 1 7 5 4 1 4 4 1 7 5 4 1 4 4 1 7 5 4 1 4 4। आपको ऐसे याद रखना है बेटा ये क्या है, ये क्रोमोसोम के नंबर है। मोस्ट ऑफ लोग करवाते नहीं है बेटा क्रोमोसोम के नंबर, बट मैं एडवांस चल रहा हूँ, मैं आपको क्रोमोसोम के नंबर भी करवा रहा हूँ कि जिससे वो कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, तो ताकि हम कोई भी मार्क्स ना छोड़ पाए, है ना। हम एक एक मार्क्स हमें बटोरना है, हमारा तो हमेशा ही 360 मार्क्स का है। ओके हो गया डन। अब कुछ IMP नोट्स की बात कर लेते हैं। अब IMP नोट्स क्या बेटा, हमें पता है कि जो डोमिनेटिंग ट्रेट होती है ना। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है टॉल, एक डोमिनेंट ट्रेट है, तो बेटा वो होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगी, क्योंकि देखो कैपिटल T भी है और कैपिटल T है, तो ऑफकोर्स ये बात है वो एक्सप्रेस करेगा ही, क्योंकि वो होमोजाइगस कंडीशन में, तो वो तो करना ही था। बेटा अगर डोमिनेंट ट्रेट हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, हेट्रो मतलब डिफरेंट अलील्स, होमो मतलब सेम अलील्स, हेट्रो मतलब डिफरेंट अलील्स, समझ पा रहे हो बेटा, बहुत सारे टर्म से कंफ्यूज मत होना। तो इनमें डिफरेंट अलील्स है कैपिटल T और स्मॉल t, डिफरेंट है ना बेटा, तो भी कैपिटल T ही इनके हावी पड़ेगा, कैपिटल T कह रहा बेटा हैवी पड़ेगा, क्यों, बिकॉज वो डोमिनेंट है, ठीक है। तो चाहे वो होमोजाइगस हो या चाहे वो हेट्रोजाइगस हो, हमेशा डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस करती है। क्या करती है बेटा, हमेशा डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस करती है, चाहे वो होमोजाइगस हो या वो हेट्रोजाइगस हो, फर्क नहीं पड़ता। फिर एक और ट्रेट लेता हूं बेटा ड्वार्फ की, है ना। कैरेक्टर क्या है मेरा हाइट का, उसमें टॉल डोमिनेंट ट्रेट है और ड्वार्फ क्या है रेसेसिव। अगर मैं चाहता हूं कि जो मेरे प्लांट है वो छोटे हो ड्वार्फ हो, तो बेटा वो मुझे रेसेसिव ट्रेट ही लेनी पड़ेगी, मतलब स्मॉल टी ही लेना पड़ेगा। तो स्मॉल टी होता है बेटा तभी क्या होता है होमोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस करता है ना। तब क्या होता है बेटा, तब रेसिव के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है कौन, हमारा जीन। तो ये बहुत IMP है कि जो डोमिनेंट ट्रेट है बेटा वो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, लेकिन जो हमारी रेसेसिव ट्रेट है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस फॉर्म में ही एक्सप्रेस करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बना भी है। डोमिनेंट ट्रेट कैन एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, तो दोनों कंडीशन में प्लांट टॉल ही होगा, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, है ना। कैपिटल T आ गया मतलब टॉल। पर अगर आपको रेसिव ट्रेट एक्सप्रेस करवानी है तो बेटा आपको प्योर उसको होमोजाइगस फॉर्म में ही लाना पड़ेगा, तो स्मॉल टी ही होगा, तभी प्लांट जो होगा वो हमारा ड्वार्फ बनेगा, समझा। तो ये IMP है, डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस हेट्रोजाइगस व रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस इन ओनली होमोजाइगस। मैंने क्यों समझाया इतना, तो बेटा आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन करने हैं आपको। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है कि आपके पास क्या है, ग्रीन कलर पॉड, ओके, ग्रीन सीड, टर्मिनल फ्लावर और वाइट फ्लावर, ये आपके पास क्या है,
4 आपके पास ट्रेट है। क्या है आपके पास? 4 ट्रेट है। इनमें से मुझे ये बताओ कि बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस फॉर्म में कौन एक्सप्रेस करेगा। अभी हमने पढ़ के आए कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में कौन एक्सप्रेस करता है बेटा? डोमिनेंट, है ना। तो अभी एक और हिंट दे रहा हूं आपको, चलो डोमिनेंट। अब बताओ कि इन चारों में से कौन है जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस करता है। ठीक है भाई, टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, क्योंकि मैंने इसलिए आपको तो टाइम दिया था वो टेबल पढ़ने के लिए। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनते हो टेबल में से तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते बेटा, है ना। पवन सर के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आप सॉल्व कर पाओगे। बेटा क्या आएगा उसमें से ऑप्शन? बेटा आंसर आएगा आपका क्या? ग्रीन कलर पॉड। क्या आंसर आएगा? ग्रीन कलर पॉड। क्यों? बिकॉज ग्रीन कलर पॉड जाके टेबल में देखो, जाके टेबल में चेक करो बेटा, वो डोमिनेंट ट्रेट है। ट्रेट कौन सी है? डोमिनेंट ट्रेट। और ये कौन सी है? रेसेसिव। रेसेसिव, रेसेसिव मतलब जाहिर सी बात है एक ही है हमारी ग्रीन कलर पॉड जो डोमिनेंट ट्रेट है, और डोमिनेंट ट्रेट कैन एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। मजा आया? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। अगेन आपके पास 4 ट्रेट है, एक्सिया फ्लावर, टॉल प्लांट, ग्रीन पॉड एंड टर्मिनल फ्लावर। क्वेश्चन अब चेंज हो गया, दैट मुझे बताओ कि ओनली होमोजाइगस फॉर्म वाली इनमें से कौन है ना। इसका आंसर तो ये था। ठीक है, इनमें से बताओ मुझे कि कौन है जो कि होमोजाइगस फॉर्म है, इसका फॉर्म सिर्फ होमोजाइगस में दिखता है। ठीक है बेटा, अगेन ऐसे क्वेश्चन बने हैं जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो दिमाग लगाओ ध्यान से। खाली अपना जो टर्मिनल फ्लावर है, इससे पहले क्वेश्चन समझो कि जो चीज होमोजाइगस फॉर्म में ही एक्सप्रेस करे। अभी समझाया था रेसेसिव ट्रेट हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेसेसिव ट्रेट्स आर ओनली एक्सप्रेस ड्यूरिंग द होमोजाइगस कंडीशन, है ना। तो इनमें से ढूंढ लो सिंपल कि रेसेसिव कौन है। बेटा रेसेसिव एक ही था, टर्मिनल फ्लावर। बाकी एक्सिया फ्लावर डोमिनेंट, टॉल प्लांट डोमिनेंट, ग्रीन पॉड डोमिनेंट, ये सारे डोमिनेंट थे बेटा। ये एक ही रेसेसिव है, और रेसेसिव ट्रेट हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करती है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग घुमा देते हैं, समझा। तो एक बार 2 बार वीडियो पीछे देखना अच्छे से, और ये चीज समझने का ट्राई करना। हो गया बेटा, ये आज का हमारा लेक्चर टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि मेंडल ने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स किए थे। आज हमने पूरा सेशन मेंडल के ऊपर बनाया है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो टॉपिक का आज का टॉपिक का नाम ही मैं मेंडल रख दूंगा, क्योंकि मेंडल भाई साहब बहुत ही लेजेंड थे। तो एक तो क्वेश्चन पक्का इसी पर्टिकुलर स्लाइड में से आएगा, इसी टॉपिक्स में से आएगा। ओके, सो मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैंने बहुत सारी डीपीपीस दे दिए बेटा, फ्री में है सब कुछ, तो प्लीज टेक बेनिफिट ऑफ इट। फ्री में है तो मतलब ये नहीं कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज है, नहीं, कंटेंट आपका टॉप नॉच दे रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मैंने मेहनत करी है ये सब टॉपिक्स के पीछे, रात रात भर बैठ के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। मैंने पीवाईक्यू साथ में ले लेके चलता हूँ ताकि मैं कुछ चीज़ें मिस ना कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रोमोसोम का नंबर डाल के रखे थे कैरेक्टर के साथ, तो ये काफ़ी कम लोग ही पढ़ाते हैं उसको, बट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। आपको अगर 360 मार्क्स गेन करने हैं, 300 मार्क्स गेन करना है तो मुझसे मत पढ़ना भाई। ठीक है, अगर 300 मार्क्स से लाना है बायोलॉजी में तो मुझसे मत पढ़ना, 360 लाना है बायोलॉजी में तो मुझसे आगे पढ़ रहा है बेटा, क्योंकि मैं चीज़ें डेप्थ में पढ़ाऊंगा। वीडियो की लेंथ बड़ी होगी बट डेप्थ में चीज़ें होगी। ठीक है, मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच।